नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जब अपनी प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचता है तो उसका मूल नाम गायब हो चुका होता है और जो प्रचलित नाम है वही रेलेवेंट होता है, वही संदर्भ में आता है, उसी का जिक्र होता है। लेकिन जो मूल नाम है, मूल पहचान, वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी होती है। मसलन मैं आपको मिसाल के तौर पर, आप चंद्रमोहन जैन नाम के शख्स को अगर मैं पूछूंगा कि आप जानते हैं, तो आप शायद कहेंगे कि जी मैंने नाम ये सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा को प्रसिद्ध नाम नहीं है, किसी दोस्त का नाम हो सकता है। लेकिन मित्रों, ये एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके फॉलोअर्स की, जिसके अनुयायियों की, जिसके शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, लगभग 21 देशों में उसके अपने केंद्र हैं और लोग उसके दीवाने हैं, ये कहा जा सकता है। मेरी मुराद है आचार्य रजनीश से, या ओशो भी आप कह सकते हैं। अलग अलग रूपों में, अलग अलग वक्त पे इस शख्स की पहचान जो है वो बनी। और वो शख्स एक चीज़ों का ऐसा व्याख्याता बना कि अगर हमने समझना हो सामान्य रूप से किसी भी एक धर्म को, ताओ धर्म को समझना हो, तो ताओ धर्म के लिए जो तौर तरीका आचार्य रजनीश ने बनाम ओशो ने जो अपनाया, वो हमारे लिए इतना सरल है कि वो हमारी गहराइयों तक हमें चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। उन पर कोई भी अंधेरा नहीं रहता, हम अंधेरे में नहीं रहते कि ये ताओ धर्म क्या है। अगर हमने बुद्धिज़्म को या बुद्धवाद को समझना हो, तो उस वक्त भी हमें बुद्ध धर्म की अगर पूरी बारीकियों को जानना हो, तो उस बारे में जो रोशनी, जिस ढंग से, जिस प्रखर तरीके से, जिस मौलिक तरीके से रजनीश ने डाली है, वो रोशनी हमें अन्यत्र नहीं मिलती। व्याख्याएं कई बार समझ में नहीं आती, लेकिन ये व्याख्या जो है इसकी समझ में आ जाती है। इसके कारण है, कारण एक तो यह है कि ये संवाद की भाषा में बात करते हैं। दूसरा ये इसमें संप्रेषणीयता, अर्थात कन्वे करने की बात, कि एक की बात दूसरे तक पहुंच पाए, ये शक्ति इन्होंने अर्जित की है अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपनी शैली के द्वारा। तीसरा ये इनकी बॉडी लैंग्वेज। कई बार ये होता है कि आप रजनीश की आंखों में आंखें डालकर देखना जो है, आपको बड़ा एक अलग अनुभूति देता है। और अगर उसकी आंखें आपको वॉच कर रही हैं, तो आपको लगता है कि जैसे भीतर तक कोई आदमी आपको देख पा रहा है, कपड़ों के बीच में से भी। बिल्कुल जो मूल स्वरूप है आपका, वो उसके सामने स्पष्ट है। और ऐसे आदमी के प्रति श्रद्धा भी जागती है, और एक रिसेप्टिविटी, उसको स्वीकार करने की या उसको एक प्रकार से आत्मसात करने की बात भी जागती है, उसको समझने की बात जागती है, या उसको सुनने की जो जिज्ञासा है वो स्वाभाविक रूप से जागती है। मित्रों, ज़िंदगी एक आम व्यक्ति, सामान्य परिवार के रूप में, सामान्य परिवार के एक आम व्यक्ति के रूप में शुरू हुई। अपने माँ बाप की 11 संतानों में सबसे बड़े थे चंद्रमोहन जैन। और सारा पालन पोषण कुछ एक रूढ़ियों के कारण, कुछ एक संस्कारों के कारण ननिहाल में हुआ। और बाद में जब नाना की डेथ हो गई, तो उसके बाद ननिहाल से इनको पहली बार शायद 11 साल की उम्र में आके माँ बाप का जो घर है वो नसीब हुआ। लेकिन अध्ययन का जो एक दीवानापन था, वो शुरुआती दौर से भी था, और गंभीर रहते थे। ये खिलंडरे बच्चे जिसे आप बोलते हैं, वो उस किस्म के नहीं थे, शरारत पसंद नहीं थे। और हमेशा किसी न किसी चीज़ पर मनन करते रहना, ये एक अजीब सी परिस्थिति, अजीब सा संस्कार, ये बचपन से ही शुरू हो गया था। किसके ये शिष्य थे, ये चीज़ें भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाती। हालांकि उल्लेख मिलते हैं, लेकिन एक प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता जिसमें ओशो ने स्वीकार किया हो। उसके बाद ज़िंदगी में विवादों का सामना सबसे ज़्यादा इसको करना पड़ा, इस शख्सियत को। शुरुआती दौर में ये प्राध्यापक बने, और प्राध्यापक जो थे वो इनका विषय कुछ और था, लेकिन वो विषय धीरे धीरे तब्दील होता गया। ये भी आपके लिए आश्चर्य की बात होगी कि ओशो ने अपनी ज़िंदगी पठन पाठन की, और एक लेक्चरर की ज़िंदगी वो संस्कृत पढ़ाने से शुरू की थी।
तो संस्कृत के पढ़ाने के लिए इनको संस्कृत के बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनके बीच में से गुजरना पड़ा, और जो एक संस्कृत की जीवन शैली है उसको भी नज़दीक से देखना पड़ा, परखना पड़ा। लेकिन उसमें भी 1 साल के भीतर ही ये विवादास्पद हो गई। इन्होंने कुछ एक संस्कृत ग्रंथों के ऊपर मौलिक टिप्पणी उनका भाष्य करते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए कर दी, विवादास्पद हो गए। और उसके बाद फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ फ़िलासफ़ी की एमए थे ही ऑलरेडी, तो फ़िलासफ़ी पढ़ाने लगे। मेरी इनसे मुलाकात तब हुई थी जब एक मनोविज्ञान की, मानव मनोविज्ञान पर एक लेक्चर देने के लिए ये अम्बाला में आए थे। और वहाँ भी वही हंगामा कि जहाँ जो बोलते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे मौलिक अंश ये उद्धृत कर देते हैं, मौलिक अंश सामने पेश कर देते हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप से जिन पर विवाद पैदा होना वो एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार भी किया जा सकता है, जैसे मृत्यु है। अब मृत्यु को ओशो ने एक उत्सव के रूप में लिया है, और ज़िंदगी के बहुत सारे रिचुअल, बहुत सारी रूढ़ियों को ये एक उत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में लेते रहे हैं। और ओशो नाम कैसे पड़ा, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक बार इन्होंने, ये विलियम जेम्स नामक एक कवि थे, अंग्रेज़ी के आपको याद होगा, तो स्टडी करते करते, एक बार अध्ययन करते करते विलियम जेम्स की कविताओं का इनके मन में एक शब्द ऐसा गहरे तक उतर गया जिसकी व्याख्या करने बैठ गए। और उनकी एक विलियम जेम्स, मैं जोन्स कह रहा हूँ, तो विलियम जेम्स की एक कविता थी ओशनिक एक्सपीरियंसेस। ओशनिक एक्सपीरियंसेस किसी ओशो से संबंधित नहीं थी। वहाँ ओशनिक जो है वो ओशन, समुद्र से उसका ताल्लुक़ था, अर्थात ऐसी एक्सपीरियंसेस जो गहराई, समुद्र की गहराई तक जैसे जाने से जो एहसास होता है, जैसे बहुत गहरे उतर कर चिंतन के सागर में मंथन करने के बाद जो चीज़ उभरती है, उसको ओशनिक एक्सपीरियंस के नाम से ओशो ने व्याख्यायित किया। और इनकी वैचारिक गहनता और अध्ययन की गहनता को देखते हुए ओशो कहा जाने लगा, और इसी नाम से ये फिर उसके बाद इनका इसी नाम से जाने लगे। ये नाम इनकी पहचान बन गया। और ऑरलियंस में, अमेरिका में इन्होंने एक आश्रम बनाया था, जहाँ एक बहुत बड़ा कोई खान पान को लेकर कोई ऐसा एक हादसा हो गया, जिसके बाद इनको देश छोड़ने के लिए कहा गया, तो वहाँ से निकाले गए। और उस घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप इनको 20-21 अन्य देशों ने भी अपने यहाँ से निष्कासित घोषित कर दिया गया कि ये यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मित्रों, उनके आश्रमों की संख्या अभी भी सैकड़ों में है, और उन देशों में भी आश्रम हैं जिन देशों में ओशो का अपना जाना वर्जित था। लेकिन विचारों पर कोई प्रतिबंध, कोई वैचारिकता पर कोई पाबंदी ये आयद नहीं हो सकी, ये प्रतिबंध कोई नहीं लग सका, और वैचारिक रूप से ये उसका स्वागत होता रहा। और इनका जो साहित्य है मित्रों, वो भी 23 भाषाओं में उपलब्ध है। और ये एक बात के बारे में बड़े विशेष रूप से रुचि रखते थे कि जो मुद्रित साहित्य है, जो प्रकाशित है, पुस्तकाकार में है, उसकी प्रस्तुति में भी एक आकर्षण होना चाहिए, ताकि जो पाठक है वो एक बोझ महसूस ना करे, उसको बड़े आराम से, बड़े एक अच्छी मुद्रा में और सुखद मुद्रा में, सुखद एहसास के साथ उसको पढ़ सके। तो ये इनकी एक वैचारिकता का एक तरीका था, तौर तरीका था। उसके बाद जब विदेशों में बहुत सारी पाबंदियां लगी, तो इन्होंने पुणे में अपना आश्रम बनाया। और आश्रम भी मित्रों अब वो एक रिजॉर्ट कहलाता है मेडिटेशन का। वहाँ पर भी मैं तो गया था उस वक्त भी जब ओशो वहाँ पर विद्यमान थे, और पुरानी पहचान के आधार पर मुझे वहाँ अनुमति भी मिल गई। लेकिन सामान्य रूप से वहाँ पर आश्रम में आज भी आप एक विज़िटर के रूप में, एक सामान्य विज़िटर के रूप में नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं पा सकते। वहाँ प्रवेश की बहुत सारी शर्तें हैं, और उसके बाद पूर्व अनुमति लिए बिना आपका प्रवेश वहाँ पर वर्जित है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वर्जना है। ओशो की बहुत सारी चीज़ों को, ओशो का जो मुख्य रूप से जो मुद्दा था, जो ध्यान वो देते थे कि एक मेडिटेशन पर,
लेकिन मेडिटेशन एक रिचुअल बनकर रह गया, एक रूढ़ी बनकर रह गया, और यौगिक क्रियाओं और उसके साथ इनके जीवन दर्शन, गहन चिंतन, इन सब को भी एक रूढ़ी का रूप दे दिया गया। और मित्रों, वही कुछ हुआ कि ये कहा जाने लगा कि ओशो का अपना एक बाज़ार है, जिस बाज़ार में उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, और चीज़ों की मार्केटिंग होती है। तो ये सारी के सारी चीज़ें इनके जो विरोधी प्रचारक थे उन्होंने भी प्रचारित की। लेकिन ये वस्तु स्थिति भी है कि ओशो को आज की दुनिया में, आज के वक्त में, ऐसे व्यापक विशाल कैनवस वाले आदमी को समझ पाना और उसको 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 उसका अध्ययन कर पाना, उसे नज़दीक से देखने का प्रयास करना आसान नहीं रहा। शुक्रिया दोस्तों।